हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का फ्लो ऑफ फ्लूइड्स और ह्यूमिडिफिकेशन तो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। डिस्टिलेशन से स्टार्ट करते हैं। डिस्टिलेशन थर्ड चैप्टर है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन समझिए। सबसे पहले separation of component of a liquid mixture by a process involving vaporization and condensation। मतलब ये एक मिक्सचर ऑफ लिक्विड को सेपरेट करता है दो प्रोसेस के थ्रू, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। आप सबको पता होगा, वेपोराइजेशन मींस विद द हेल्प ऑफ हीट द लिक्विड इवापोरेट्स एंड कंडेंसेशन मींस व्हाट, जब कभी भी नॉर्मल ह्यूमन एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको एक कंडेंसिंग सरफेस मिल जाए तो वो कंडेंसिंग सरफेस पे कंडेंस होकर नीचे वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मींस द कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर इज वेपोराइजेशन एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर टू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपकी। आइडियल सॉल्यूशन, अब आपको पता होगा आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन मतलब परफेक्ट सॉल्यूशन। आप कोई मिक्सचर बनाइए, पानी को इथेनॉल में मिलाइए और अगर उस पर कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज ना हो अदर देन डाइल्यूशन, मतलब वो पतला हो गाढ़ा हो वो अलग चीज है, लेकिन अगर उसकी कोई भी चेंज प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना आए तो उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, राइट। ऐसे कंपोनेंट जिनकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा मतलब सिंपल सी बात है कि उनका वेपर प्रेशर ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट कम है। समझ में आ रहा? तीनों चीजों समझिए। ग्रेटर वॉलेटिलिटी मतलब जिसकी वॉलेटाइल होने की एबिलिटी ज्यादा है। वेपर प्रेशर, भाई जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा अबव द सरफेस, और जितना ज्यादा वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा उतना ही कम टेम्परेचर उसको लेना पड़ेगा, दैट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ये रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल बताना चाहूं तो जैसे मीथेनॉल एंड वाटर। मीथेनॉल और वाटर को अगर आप मिक्स कर देंगे तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन में ना ही हीट इवॉल्व होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। ओके, अब रॉल्ड्स लॉ क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। आप सबने पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ इज व्हाट? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंस्टिट्यूएंट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अब ये जानने की जरूरत है कि व्हाट इज पार्शियल वेपर प्रेशर। जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वह वेपर प्रेशर होता है, जैसे मान लीजिए एक मिक्सचर है, मिक्सचर में A प्लस B दो कंपोनेंट है। अगर A जब उड़ेगा तो वो अपना एक वेपर प्रेशर बनाएगा और जब B भी उड़ेगा, इवापोरेट होगा तो अपना एक वेपर प्रेशर बनाएगा। तो जब A जितना वेपर प्रेशर बनाएगा उसको हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, और B कंपोनेंट जब उड़ेगा और एक अपना वेपर प्रेशर बनाएगा तो हम उसको कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट। और अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करने वाले लिक्विड कौन से होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, और उनको हम कहते हैं परफेक्ट सॉल्यूशन। ना ही हीट इवॉल्व ना ही हीट एब्सॉर्ब। चलिए, डाल्टन्स लॉ ये भी आपने पढ़ा होगा। डाल्टन्स लॉ क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर दो कंपोनेंट हैं दोनों का पार्शियल प्रेशर है, अगर दोनों को कंबाइन करें तो टोटल वेपर प्रेशर उतना ही होगा, दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ। अब रियल सॉल्यूशन क्या होते हैं भैया? रियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते। और जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते मतलब क्या? मतलब वो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब या तो हीट इवॉल्व होगी या तो हीट एब्जॉर्ब होगी। अब जो रियल सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरे होते हैं रियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो सबसे पहले अपन समझते हैं रियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। मतलब कि ऐसे मिक्सचर ऑफ लिक्विड जिनका वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। मतलब कि जिनका मिक्सचर का वेपर प्रेशर
उन दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का सम से ज्यादा होता है, उनको हम कहते हैं द लिक्विड फॉलोइंग रियल सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा ध्यान से समझिएगा कि अगर वेपर प्रेशर ग्रेटर है मतलब बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, मतलब दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट के जो वेपर प्रेशर है उन दोनों का वेपर प्रेशर अगर हम प्लस कर रहे हैं तो मिक्सचर का वेपर प्रेशर ग्रेटर है। अब ये जो पॉजिटिव डेविएशन है उसके रीजन क्या है, क्या रीजन हो जाता है कि क्यों पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन और रियल सॉल्यूशन आखिर बनते क्यों हैं, सब आइडियल सॉल्यूशन क्यों नहीं होते। रीजन ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए दो कंपोनेंट हैं ए प्लस बी और उन दोनों कंपोनेंट में डिफरेंस है किसी चीज का। पहला जैसे कि पोलैरिटी, मतलब एक ज्यादा पोलर है दूसरा कम पोलर है। लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, एक की हाइड्रोकार्बन चेन बहुत लंबी है, एक की हाइड्रोकार्बन चेन बहुत छोटी है। थर्ड इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितनी स्ट्रेंथ के साथ वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मतलब ये तीन पोलैरिटी, लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अब अगर इन तीनों में कोई डिफरेंस होगा दोनों कंपोनेंट में तो वो कौन सा डेविएशन दिखाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन। अब मैं बात करूं नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर लोअर, किसका, मिक्सचर का। अगर मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूं तो दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम से मिक्सचर का वेपर प्रेशर लोअर होगा, तो वो कौन सा डेविएशन कहलाएगा, रियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। अच्छा इनके भी रीजन जानने जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। जब दो कंपोनेंट तीन चीजों में डिपेंड करें, फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड साल्ट फॉर्मेशन एंड थर्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जॉइंट। अगर इन तीनों में अगर दो कंपोनेंट में डिफरेंस है तो वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। हाँ जी, अब देखिए ये आपको ग्राफ दिख रहा है, सबसे पहला ऊपर तीन ग्राफ दिख रहे हैं आपको, एक आइडियल कर्व रॉल्स लॉ को फॉलो करने वाला, दूसरा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ और तीसरा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अच्छा आपको ये दिख रहा होगा 0% ए, 100% बी, 100% ए, 0% बी। तो एक्चुअली इसकी जो नीचे वाली जो एक्सेस है जिसमें ए लिखा हुआ है 0% ए, 100% बी, दैट मीन्स आपने अलग अलग मिक्सचर ऑफ बनाए। पहले वाले मिक्सचर में क्या लिया, 0% ए और 100% बी लिया। उसके आगे आपने क्या लिया, 10% ए और 90% बी। फिर आगे 20% ए, 80% बी। ऐसे करते करते आप ए के कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे और बी के कंसंट्रेशन को घटाते जाएंगे, तो आपके पास 10 सैंपल हो जाएंगे। उन 10 सैंपल को जब आप हीट करेंगे तो एक वेपर प्रेशर क्रिएट होगा और वो वेपर प्रेशर जो आप आएगा उसको आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। आपने देखा होगा, इधर देखिए हमने किसके किसके खिलाफ जो एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ये कंपोजिशन और वेपर प्रेशर के बीच में। तो जैसे जैसे आप ए का कंपोजिशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बी का भी घटता जाएगा। तो आप देख रहे होंगे आइडियल सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर है वो उन दोनों के सम के इक्विवेलेंट है, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में आप देख रहे होंगे वो हायर साइड पे है और लोअर जो नेगेटिव डेविएशन है उसमें लोअर साइड पे है, आप देख रहे होंगे। अच्छा चलिए डिस्टिलेशन, कौन कौन से इक्विपमेंट डिस्टिलेशन में यूज होते हैं। सबसे पहला फीड लिक्विड डिस्टिलैंड। डिस्टिलैंड मतलब जिस भी मिक्सचर को आपको डिस्टिलेशन करना है उसको हम कहते हैं डिस्टिलैंड। देन आता है कंडेंसेट लिक्विड। कंडेंसेट लिक्विड मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास दो मिक्सचर हैं, एक मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट हैं ए और बी। अगर आपको बी को सेपरेट करना है, वो ज्यादा वॉलेटाइल है उसको ज्यादा सेपरेट करना है, तो जब आप बी को सेपरेट करेंगे तो वो उड़ेगा, फिर कंडेंसेट होगा, कंडेंसेट होकर जो उस वाले लिक्विड कंटेनर में जो कलेक्ट होगा उस कंटेनर को क्या कहेंगे, हम कहेंगे रिसीवर। और जो लिक्विड कलेक्ट होगा उसको हम कहेंगे कंडेंसेट लिक्विड और डिस्टिलेट और कंडेंसेट। चलिए स्टिल मतलब वह चैम्बर जिसमें कि आप मिक्सचर ऑफ लिक्विड को फिल करते हैं इवापोरेट कराने के लिए, फिर आप उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं जिससे कि वो इवापोरेट होता है। देन कंडेंसर। अच्छा देखिए कंडेंसर की एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको अगर समझाना चाहूँ
तो कंडेंसर का मतलब होता है ठंडी सतह। अगर आपको किसी भी कमरे में मॉइस्चर को पानी में कन्वर्ट करना है तो बस आपको क्या करना है, आपको एक ठंडी सरफेस देनी है। जैसे आप फ्रिज में से ठंडी बॉटल लेके आइए और आप अपने टेबल पे रख दीजिए, तो वहां कुछ देर में देखते हैं आप पानी पानी हो जाता है। वो पानी पानी है क्या आखिर? वो पानी है इस कमरे में रहने वाला मॉइस्चर, जिसको एक ठंडी सरफेस मिली और वो उससे टकराई और पानी में कन्वर्ट हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया, द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर टू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसर मतलब कोई भी ठंडी सतह। तो आपने अपने कॉलेज में देखा होगा कंडेंसर कैसा होता है, एक तरफ से पानी का इनलेट होता है, एक तरफ से पानी का आउटलेट होता है, और बस उसका मकसद क्या है, उस पाइप को ठंडा रखना। जब वो पाइप ठंडा रहेगी तो क्या होगा, जो भी लिक्विड इवापोरेट होगा जब उस कंडेंसर के थ्रू पास होगा तो वो वाटर वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो कंडेंसर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा, सिंगल सरफेस कंडेंसर एंड डबल सरफेस कंडेंसर। ये मैं जो नीचे आप देख रहे होंगे फिगर, नीचे फिगर में आपने देखा होगा सिंगल सरफेस कंडेंसर में जो पहला वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये है लीबिक कंडेंसर, और दूसरा वाला जो दिख रहा है वो है स्पाइरल और ग्लास वॉर्म कंडेंसर। तो ये जो दोनों कंडेंसर हैं सिंगल सरफेस कंडेंसर हैं, और जो थर्ड और लास्ट है उसको हम कहते हैं डबल सरफेस कंडेंसर। सिंगल सरफेस डबल सरफेस का मतलब क्या है, मतलब कि इसमें वाटर वेपर का सामना एक बार किसी ठंडी सरफेस से होगा तो वो सिंगल सरफेस हो गया। अगर डबल सरफेस के साथ होगा तो उसको हम कहेंगे डबल सरफेस कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है, वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट करना। रिसीवर, रिसीवर मतलब मैंने आपको बताया जहां पे कंडेंसेट लिक्विड डिस्टिलेट और कंडेंसेट कलेक्ट होता है। अच्छा, ये दो तरीके का होता है, ध्यान सुनेंगे। अगर सिर्फ पानी है, दोनों चीजें इक्वल, मतलब ए और बी दोनों कंपोनेंट जो है पानी है, तो हम सिंपल रिसीवर कह देंगे उसको, सिंपल फ्लास्क। लेकिन अगर पानी और वाटर है, मतलब ऑयल और वाटर है, तो हमको एक स्पेशल टाइप का रिसीवर लेना पड़ेगा जिसका नाम है फ्लोरेंटाइन रिसीवर। फ्लोरेंटाइन रिसीवर दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 फ्लोरेंटाइन रिसीवर जब कब होता है, जब ऑयल हैवी होता है वाटर से, और टाइप 2 जब ऑयल लाइटर होता है वाटर से, तो हम टाइप 2 फ्लोरेंटाइन रिसीवर यूज करते हैं। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, जो रिसीवर होता है, जो फ्लोरेंटाइन रिसीवर होता है, अगर उसमें दो टैप्स है, टैप ना नल, अगर दो टैप लगे, एक ऊपर साइड एक नीचे साइड, तो वो कौन सा रिसीवर होगा, टाइप 1। लेकिन अगर सिंगल नीचे की साइड लगा है, ऑयल लाइटर है वाटर से, मतलब ऑयल ऊपर की तरफ है, अगर ऊपर की तरफ है तो पानी नीचे से हम निकाल सकते हैं। एक टैप से जिसमें काम चल जाए वो टाइप 2, और जिसमें दो टैप लगाने पड़े वो हो गया टाइप 1। तो समझ में आ गया आपको मेजरली क्या है। देखिए, अगर मैं आपको डायग्राम से भी समझाना चाहूँ तो मैं डायग्राम से भी आगे की स्लाइड्स पे आपको समझाऊंगा। अब आप देख सकते हैं आपके सामने सिंपल डिस्टिलेशन का एक फिगर डायग्राम बना हुआ है। आप देख रहे होंगे इसमें एक हीटिंग सोर्स है, एक स्टिल लगा हुआ है। स्टिल में वही लिक्विड फिल्ड है जो कि हम जिसको कहते हैं डिस्टिलैंड। ये एक थर्मोमीटर ऊपर लगा हुआ है, देन उससे लगी हुई एक पाइप है, और वो जिसको हम कह रहे हैं कंडेंसर। कंडेंसर में आप देख रहे होंगे वाटर इन और वाटर आउटलेट की व्यवस्था है। फिर एक एडाप्टर है। एडाप्टर इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द वैक्यूम इज अटैच्ड। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को, ये जो एडाप्टर होता है ये वही जगह होती है जहां से वैक्यूम को हम अटैच करते हैं। और फिर रिसीवर, रिसीवर मैंने आपको बताया था सिंपल रिसीवर एंड फ्लोरेंटाइन रिसीवर। अगर एक्वस सॉल्यूशंस हैं तो सिंपल रिसीवर, और अगर ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर है तो रिसीवर हम कहेंगे फ्लोरेंटाइन रिसीवर। चलिए, सिंपल डिस्टिलेशन, इसको हम डिफरेंशियल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। डिफरेंशियल डिस्टिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन वॉलेटिलिटी एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। अगर दो लिक्विड में बहुत वाइड डिफरेंस है वॉलेटिलिटी का, वेपर प्रेशर का या बॉइलिंग पॉइंट का, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। मतलब एक कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस, और एक कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 140 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन इज वेरी बेस्ट। ये ऑफिशियल मेथड है।
अकॉर्डिंग टू आईपी 1996 के अनुसार डिस्टिल वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन बनाने के लिए दिस इज द ऑफिशियल मेथड। आप लैब में, कॉलेज में या इंडस्ट्रीज में जब भी देखा होगा आपने डिस्टिल वाटर बनाने के लिए जो इक्विपमेंट रखा होता है, डिस्टिलेशन असेंबली रखी होती है, वो एक्चुअली होती है सिंपल डिस्टिलेशन असेंबली। अच्छा, ये ध्यान से सुनेंगे, जितनी भी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन सब से डिस्टिल वाटर में से इन सबको रिमूव हो जाना चाहिए, तभी वो प्योर वाटर कहलाएगा। एक और मैं बात बताना चाहूंगा, आईपी 1996 के अनुसार ये ऑफिशियल मेथड है फॉर डिटरमाइनिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जैसे ऑफिशियल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज व्हाट, जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस से हम यूज करते हैं। किसी भी लिक्विड, अगर किसी भी सॉलिड को हमको डिटेक्ट करना है कि यह कितना प्योर है, ये और ये आइडेंटिफिकेशन कि वो सॉलिड वो वही सॉलिड है कि नहीं है, हम मेल्टिंग पॉइंट का डिटर्मिनेशन करते हैं। इसी तरीके से लिक्विड में अगर हमको ये जानना है कि 100% प्योर है कि नहीं है, या हमको आइडेंटिफाई करना है, ट्रेस करना है कि ये लिक्विड वही लिक्विड है जिसकी हम यूज है कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जांच करनी पड़ेगी। और उस जांच के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, दिस इज द ऑफिशियल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग बॉइलिंग पॉइंट। अगर मान लीजिए आईपी में लिखा हुआ है किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस है, और डिस्टिलेशन करने पे आपका जो लिक्विड है वो इधर आ रहा है पूरा 140 डिग्री सेल्सियस में, और वो दिखा रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस है, तो आप 100% प्योर लिक्विड मान सकते हो उसको। अब एक और चीज बताना चाहूंगा, स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर एंड एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, दो ऑफिशियल प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट ही बन जाता है इससे। अगर आप सिंपल डिस्टिलेशन एपरेटस को यूज करेंगे तो आप दो प्रोडक्ट बना सकते हो, स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर एंड एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया। अब आपने देखा होगा जब कभी भी डिस्टिलेशन करते हैं तो हम बंपिंग प्रोसेस, एक बंपिंग चीज आती है। बंपिंग मतलब जैसे आप हीट करना चालू तो पानी उबलने लगता है, पानी उबलने तो वाइब्रेंट हो जाता है, बबल्स बनने लगते हैं, फूटने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत वाइब्रेशन हो रहा है अंदर कंटेनर के अंदर। तो उस बंपिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पोर्सिलेन चिप्स आती हैं, प्यूमिस स्टोन, ग्लास बीड्स। अगर मान लीजिए ये सब भी नहीं है, अगर कोई पोरस मटेरियल नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, एक चाइना डिश को फोल्ड लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, उस चाइना डिश को अपने स्टिल में डाल दीजिए, तो क्या होगा, जो भी बंपिंग होगी, मतलब जो गैस इवॉल्व होगी, वो सारी की सारी गैस जो है इस एब्जॉर्बिंग और पोरस मटेरियल में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो आपकी बंपिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बंपिंग को अगर हमको रिड्यूस करना है तो ये सारे जो मैंने आपको एग्जांपल बताए वो पोरस मटेरियल आप यूज कर सकते हो। अच्छा, सिंपल डिस्टिलेशन की दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें याद रखेंगे। पहली कि ये डिफरेंस इन वॉलेटिलिटी के ऊपर काम करता है। दूसरी, जब बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है दो कंपोनेंट के बीच में, तब हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। और तीसरी, अगर हमको किसी वॉलेटाइल लिक्विड से एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को सेपरेट करना है, तो स्टिल में से उस वॉलेटाइल लिक्विड को इवापोरेट करा के और डिस्टिल करा के हमको रिसीवर में कलेक्ट करना पड़ेगा, और जो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है वो स्टिल में रिमेनिंग रह जाएगा। तो अगर हमको नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को वॉलेटाइल लिक्विड से सेपरेट करना है तो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज कर सकते हैं। अच्छा, बाइनरी मिक्सचर्स, ये भी एक टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि होते क्या है, आखिर ये होते क्या है बाइनरी मिक्सचर्स। बाइनरी मिक्सचर्स वो होते हैं जैसे दो लिक्विड हमने यूज किए, दैट आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शंस, दोज आर कॉल्ड बाइनरी मिक्सचर्स। मतलब कि 10% ए मिलाया, 90% बी मिलाया, दोनों मिलाया, मिल गया, मिसिबल हो गए। 50% ए मिलाया, 50% बी मिलाया, दोनों मिसिबल हो गए, तो उसको भी हमने बाइनरी मिक्सचर कह दिया। अगर हमने ए का कंसंट्रेशन ज्यादा ले लिया, जैसे कि ए अगर हमने 70% ले लिया, बी 30% ले लिया, और वो फिर भी वो दोनों मिसिबल हो गए, तो उनको हम क्या कहते हैं, बाइनरी मिक्सचर। मतलब हर प्रोपोर्शन में वो मिक्स हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं बाइनरी मिक्सचर्स। पार्शियल प्रेशर, ये मैं आपको बता चुका हूं, पहले एक स्लाइड में बता चुका हूं कि किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट के द्वारा बनाया गया प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्लैश डिस्टिलेशन।
फ्लैश डिस्टिलेशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन। फ्लैश, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, फ्लैश मतलब बहुत जल्दी, बहुत सडनली जब कोई डिस्टिलेशन की प्रोसेस हम यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लैश डिस्टिलेशन। हियर द लिक्विड मिक्सचर इज सडनली वेपोराइज्ड फ्लैश बाय पासिंग फ्रॉम a high pressure to low pressure zone which makes chamber cool. So molecule with high boiling fraction get condensed while low remain as vapor. मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो जो फ्लैश डिस्टिलेशन में, जैसे मान लीजिए एक स्टिल में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, और हम क्या चाहते हैं कि हम ए और बी को सेपरेट करें, और जब हम ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध कराते हैं जिसमें कि किसी प्रोसेस में हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में सडनली मूव करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो स्टील के ऊपर वाला जो चैम्बर होता है वो चैम्बर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब उस ठंडे होने से क्या होता है कि जो भी लो बॉइलिंग फ्रैक्शन, जो मतलब जिनका बॉइलिंग फ्रैक्शन कम है वो वेपर के फॉर्म में रह जाते हैं, और जिनका हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन हो जाता है वो कंडेंस हो जाते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है फ्लैश डिस्टिलेशन। ये ज्यादातर ये जो पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल्स और रिफाइनिंग प्रोसेस में यूज होते हैं उसमें हम फ्लैश डिस्टिलेशन यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुनेंगे, ऐसे लिक्विड जो कि बहुत वाइडली डिफरेंट टेम्परेचर पे मूव करते हैं, इवापोरेट होते हैं या बॉयल होते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लैश डिस्टिलेशन। देन अच्छा, इसका ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें थोड़ा प्योरिटी का इश्यू है। प्योरिटी इतनी सक्सेसफुल रेशियो नहीं है जितना कि अगर हम बात करें सिंपल डिस्टिलेशन या स्टीम डिस्टिलेशन में, तो थोड़ा सा जो प्योरिटी है वो डाउटफुल है। तो फ्लैश डिस्टिलेशन को ध्यान रखेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन कहते हैं, और इसमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में जैसे ही हम कन्वर्ट करते हैं तो दो लिक्विड में से एक लिक्विड जिसका हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन है वो कंडेंस हो जाता है, जिसका लो बॉइलिंग फ्रैक्शन है वो वेपर के फॉर्म में रह जाता है। नेक्स्ट हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिलेशन मेथड है। इसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पार्ट वेपर का कंडेंस होता है और फिर रिटर्न होता है एज ए लिक्विड फॉर्म। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसे मिसिबल वॉलेटाइल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज होता है। ध्यान से समझिए, सिंपल डिस्टिलेशन किसके लिए है? फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल टू वॉलेटाइल, और जिनका वेपर प्रेशर में बहुत डिफरेंस होता है। हियर द लिक्विड मिक्सचर, जो फ्लैश डिस्टिलेशन है इसमें लिक्विड मिक्सचर होता है जिसमें हम प्रेशर जोन के हिसाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट करके हम सेपरेट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम कौन सा लिक्विड यूज करते हैं? ध्यान समझिए, कौन सा मिक्सचर यूज करते हैं? मिसिबल लिक्विड यूज करते हैं, मिक्सचर यूज करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट, जिनके दो बॉइल कंपोनेंट हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज होते हैं। अच्छा, ऐसे किसी भी मिसिबल लिक्विड के लिए यूज नहीं होते जिनका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करता है, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करता है। अच्छा, ये एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एजियोट्रॉप मिक्सचर्स के लिए यूज नहीं होते हैं। ये तब यूज होते हैं जब मिसिबल लिक्विड हो, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से उससे कम हो। अगर ध्यान से समझेंगे, अगर मिसिबल लिक्विड है और मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, तो हम स्टीम डिस्टिलेशन यूज करेंगे। और अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस है या उससे कम है और मिसिबल लिक्विड है दोनों कंपोनेंट, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। अब एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। इनको हम कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर लिक्विड whose proportion cannot be changed by simple distillation. It cannot be distilled or separated by fractional distillation. एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। एजियोट्रॉप दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एजियोट्रॉप और नेगेटिव एजियोट्रॉप। पहले हम देखिए पॉजिटिव एजियोट्रॉप। पॉजिटिव एजियोट्रॉप को हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। पॉजिटिव एजियोट्रॉप को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप क्यों बोलते हैं इसका ध्यान से समझें। अच्छा, एजियोट्रॉप मिक्सचर होते क्या है? जैसे मान लीजिए पानी है, इथेनॉल है, दोनों मिक्स हो जाते हैं और ये आइडियल सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इथेनॉल का
एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन वाटर का, जैसे कि मैं अगर बताऊं 95.63% इथेनॉल और 4.37% वाटर, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो जो मिक्सचर बनेगा वो एजियोट्रॉप बनेगा। मैं कहता हूं अगर 50-50 मिला दें तो एजियोट्रॉप बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 95.63% इथेनॉल और 4.37% अगर मैं वाटर दोनों को मिला दूं तो क्या बन जाता है, एक एजियोट्रॉप बन जाता है। और ये एक पॉजिटिव एजियोट्रॉप बन जाता है। कैसे बन जाता है, ध्यान समझिएगा। इथेनॉल नॉर्मली इथेनॉल जो है 78.4 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग होता है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट है। और पानी का आप सब जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम इनको इस प्रोपोर्शन में 95.63% इथेनॉल और 4.37% वाटर को जैसे ही हम मिक्स करते हैं, ये बॉयल होने लगता है 78.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से कम और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम। दैट्स मीट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अब आपको समझ में आया मैं क्यों पॉजिटिव एजियोट्रॉप को हम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बोलते हैं। क्योंकि ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इन दोनों के नंबर से कम होता है। इथेनॉल 78.4 डिग्री सेल्सियस, वाटर 100, लेकिन इन दोनों का जो एजियोट्रॉप मिक्सचर है वो 78.2 डिग्री सेल्सियस पे है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेगेटिव एजियोट्रॉप। अच्छा, नेगेटिव एजियोट्रॉप है तो सिंपल सी बात है, ये कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होना चाहिए। मतलब वो पॉजिटिव एजियोट्रॉप है तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ये अगर नेगेटिव एजियोट्रॉप है तो इसका निकनेम क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। इसका भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आप देख रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अगर मैं 20.2% HCl ले लूं और वाटर को मैं 79.8% ले लूं और इन दोनों को अगर मिक्स कर दूं तो जो मिक्सचर एजियोट्रॉप मिक्सचर है वो बॉयल होगा 110 डिग्री सेल्सियस पे, 110 डिग्री सेल्सियस पे। नॉर्मली जो HCl है उसका बॉइलिंग पॉइंट है -84 डिग्री सेल्सियस और पानी का आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से समझिए, जो एजियोट्रॉप मिक्सचर है 110 डिग्री सेल्सियस, ये किससे ज्यादा है, -84 से भी ज्यादा है, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 इससे भी ज्यादा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। तो ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव एजियोट्रॉप मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और नेगेटिव एजियोट्रॉप मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। तो जैसा आपने देखा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। ये और डिस्टिलेशन मेथड से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज होते हैं। बहुत ही जिन लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत ही मिनिमम डिफरेंस होता है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से अगर कम का डिफरेंस है और दोनों मिसिबल हैं, आपस में घुलनशील हैं, तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का ही यूज करना पड़ेगा। वो सिंपल डिस्टिलेशन या फ्लैश डिस्टिलेशन से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इनसॉल्युबल लिक्विड्स के लिए या इमिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं। अब इसमें हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है ये स्टिल और कंडेंसर के बीच में, आप देख रहे होंगे लंबी सी पाइप है, उसमें ग्रूव्स दिख रहे हैं आपको। ये ग्रूव्स क्या हैं, पैक्ड कॉलम है, प्लेट्स हैं, ग्लास बीड्स हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लिक्विड इवापोरेट होता है, ए और बी टाइप का जो मिक्सचर है, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें हमने दो मिक्सचर का एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसमें ए जो है वो 20% है और बी जो है 80%, मतलब इसमें बी अधिकता में है और ए जो है कम 20% है। लेकिन ए के साथ अच्छी बात या उसकी विशेषता क्या है कि ए जो है वो मोर वॉलेटाइल है। अगर मोर वॉलेटाइल है तो मोर वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा और सिंपल सी बात है, टेम्परेचर कम लगेगा उसको बॉईल करने के लिए, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो ग्रूव्स और जो प्लेट्स बनी हुई हैं ऊपर, इसके कारण रिपीटेटिव इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, एक बार होगा वेपोराइजेशन कंडेंसेशन, फिर जब लिक्विड कंडेंस होगा तो अपनी हीट को प्रोवाइड करेगा और उससे लिक्विड फिर से इवापोरेट होगा। मैं आपको समझाता हूं। जब स्टेप बाय स्टेप लिक्विड इवापोरेट होता है
तो जो लिक्विड पहले कंडेंस होता है, तो जब कंडेंस होता है, आपको मैंने बताया था, एक बार पहले भी बताया था कि स्टीम का भाप, जैसे आप मान लीजिए आपने कोई खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय आपने कोई बर्तन है, उस बर्तन में आपने एकदम से उसका ढक्कन खोला, तो ढक्कन खोलते हैं तो आपको स्टीम जो है बहुत तेजी से आपके हाथ में या मुंह पे लगती है, आपको गरम गरम का एहसास होता है। वो एक्चुअली है क्या? वो इसलिए नहीं है कि स्टीम में हीट है। स्टीम, आपका जो फेस है वो एक कंडेंसर का काम करता है, और जैसे ही स्टीम आपके फेस से टकराती है तो वो कंडेंस होके पानी में कन्वर्ट होती है, और जब वो कंडेंस होती है तो अपनी हीट को छोड़ देती है, अपनी हीट को छोड़ देती है। हियर ऑल्सो जब स्टेप बाय स्टेप में लिक्विड कंडेंस होता है तो अपनी हीट को वहां पे रिलीज करता है, और उस हीट को रिलीज जो कर देता है, उसी हीट को यूज करते हुए जो मोर वॉलेटाइल लिक्विड है वो उस हीट को लेगा और इवापोरेट होता जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप ए जो है ऊपर चढ़ता जाएगा, और जो बी है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ होता जाएगा। ये स्टेप जो सेकंड आपको जो ग्राफ दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझते जाएंगे कि धीरे 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 ए का जो कंसंट्रेशन है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, और जो बी का कंसंट्रेशन है वो नीचे की तरफ मतलब स्टिल में। तो प्योर बी आपको मिलेगा स्टिल में, और प्योर ए मिलेगा आपको रिसीवर में। चलिए ठीक है। अब आपको मैंने बताया लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जितना बड़ा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लेंगे मतलब कि उतनी ही डिफिकल्टी ज्यादा है। डिफिकल्टी ज्यादा है मतलब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम है, तो जितना बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस में कम होगा उतना ही हमको लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करना पड़ेगा। अब जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पैक्ड कॉलम एंड प्लेट कॉलम। इसके एग्जांपल्स जरूर आप अच्छे से याद रखेंगे। पैक्ड कॉलम का एग्जांपल विडमर कॉलम, और प्लेट कॉलम का एग्जांपल बबल कैप प्लेट्स, टर्बो ग्रिड प्लेट्स। तो आपने देखा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया। अब इसके बाद आता है एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, मतलब जितने भी एजियोट्रॉप होते हैं, हमने पहला पढ़ा कि एजियोट्रॉप को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। एजियोट्रॉप मैंने आपको पहले ही बता चुका है, याद है ना? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मैंने एग्जांपल बताए थे दो टाइप के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन के लिए क्या करें, हम कैसे सेपरेट करें? तो इसके लिए एक स्पेशल डिस्टिलेशन मेथड है जिसका नाम है एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन एंड एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। इसमें क्या करते हैं, हम एक थर्ड सब्सटेंस ऐड करते हैं जो कि उस दोनों एजियोट्रॉप के मिक्सचर को तोड़ता है और एक नया कंपोनेंट बनाता है, और उस नए कंपोनेंट से क्या होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। एक एजियोट्रॉप है वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल, अगर आप उसमें बेंजीन जोड़ देते हैं तो एक नया एजियोट्रॉप बनता है जिसका नाम है बेंजीन प्लस इथाइल अल्कोहल। अब इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है वो 65.85 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है डिस्टिल, बेंजीन जो है 78.3 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, और फाइनली प्योर इथाइल अल्कोहल, जिसको आपने जानते होंगे, प्योर इथाइल अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। और ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है एब्सोल्यूट अल्कोहल की। वॉलेटिलिटी ऑफ वाटर दैट इज मोर पॉलर इज इंक्रीज, मतलब पानी है जो ज्यादा वॉलेटाइल है उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो वो एजियोट्रॉप एक ऐसा एजियोट्रॉप बनेगा जिसको आप सेपरेट आसानी से कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, इसमें आप थर्ड सब्सटेंस जो ऐड करते हो वो कैसा होता है, वो थोड़ा नॉन वॉलेटाइल होता है और हाईली मिसिबल होता है। तो ये दोनों ही क्लास सेम है, ज्यादातर हम एजियोट्रॉप्स को। चलिए अब देखते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर हमको किसी लिक्विड को बॉईल करना है मच बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जैसे पानी है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, अगर मैं चाहता हूं कि वो 40 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाए तो वो हो सकता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम। जैसे पानी, अगर मैं पानी का एग्जांपल दिखाऊं तो पानी कितना 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। अगर आपको पता होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure created by any liquid or solvent is equal to the atmospheric pressure, मतलब वह टेम्परेचर जिसमें उस लिक्विड के द्वारा बनाया गया वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए।
मतलब पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उतना ही वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है जितना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, मैंने सामने लिखा भी हुआ है, देखें आप, 101.31 kPa और 760 mmHg। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमको पानी को बॉईल करना है तो हम क्या करें, हम पहले पता लगाएं कि 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है कितना वेपर प्रेशर क्रिएट करता है। मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया 9.33 kPa और 70 mmHg। तो जब इतना वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा वाटर, अगर हम इसमें कामयाब हो गए कि वाटर को इतने डिग्री सेल्सियस पे 40 डिग्री सेल्सियस पे हम इतना वेपर प्रेशर क्रिएट करा सकते हैं, तो हम पानी को 40 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉईल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम से क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और उसी प्रेशर पे पानी जो है बॉईल होने लगेगा। और मास ऑफ वेपर फॉर्म्ड इज 11 टाइम्स। ध्यान रखिएगा, अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो मास ऑफ वेपर ज्यादा फॉर्म होता है 11 टाइम्स। अगर आप देखिए 760 को 70 से डिवाइड करेंगे, 760 मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 70 मतलब जो 40 डिग्री सेल्सियस पे पानी जितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स आएगा। मतलब जो मास ऑफ वेपर है 11 गुना ज्यादा फॉर्म होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें जो स्टिल यूज होता है वो ऑर्डिनरी स्टिल यूज नहीं होता, इसमें क्लेजन फ्लास्क यूज होता है। ठीक है, इसमें फोम प्रोड्यूस होता है। फोम प्रोड्यूस होता है तो ऐसे लिक्विड जो फोम प्रोड्यूस करते हैं तो उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। हमको एक एंटी फोमिंग एजेंट सच एज कैप्रिल और ऑक्टाइल अल्कोहल इज एडेड, इसमें हम ऐड कर सकते हैं। नाउ स्टीम डिस्टिलेशन आप देख रहा होगा। इस स्टीम डिस्टिलेशन मेथड में आप देख रहे होंगे कि एक कंटेनर हमने लगाया हुआ है। इस कंटेनर का काम क्या है, इस कंटेनर का काम है सिर्फ वेपर क्रिएट करना। इसमें हमने पानी भरा और नीचे हीट करना चालू किया इसको, और इस बेंड ट्यूब की सहायता से जो भी वेपर फॉर्म हुआ हमने इसको सीधा स्टिल में डाल दिया। और स्टिल में है क्या, उसको उसमें वो लिक्विड है जिसको हमको सेपरेट करना है, डिस्टिलेशन करना है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे टर्पेंटाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 160 डिग्री सेल्सियस। हम इतना टेम्परेचर नहीं ले जाना चाहते, हम क्या चाहते हैं कि 160 डिग्री सेल्सियस से कम डिग्री सेल्सियस पे ये इवापोरेट हो जाए या डिस्टिल हो जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक कंसेप्ट यूज करते हैं। तो जितना वेपर प्रेशर क्रिएट किया किसने, वो जो बगल वाले कंटेनर में वेपर जो उड़ा उसने एक वेपर प्रेशर क्रिएट किया और वो सारा का सारा कहां चला गया, टर्पेंटाइन के पास। तो ध्यान से समझिए, 95.6 डिग्री सेल्सियस पे कुछ वेपर प्रेशर पानी बनाएगा, कुछ वेपर प्रेशर टर्पेंटाइन बनाएगा। तो वेपर प्रेशर कितना बना है 86.245 और टर्पेंटाइन ने कितना वेपर प्रेशर बनाया 15.06। और अगर इन दोनों के वेपर प्रेशर को हम प्लस कर दें तो वेपर प्रेशर कितना आता है 101.31 kPa। दैट मीन्स इट इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा है। तो टर्पेंटाइन को डिस्टिलेशन करने के लिए या ऐसे बॉइलिंग सब्सटेंसेस को जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है उनको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट छोटी छोटी डिस्टिलेशन मेथड और है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो स्टीम डिस्टिलेशन मैंने आपको बताया है उनका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन जितने भी वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं, कैम्फर्स होते हैं, एरोमेटिक वाटर, जितने भी वॉलेटाइल ऑयल जैसे कि क्लोव, यूकलिप्टस ऑयल, ऑरेंज ऑयल, तो इन सबको अगर आपको सेपरेट करना है तो स्टीम डिस्टिलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब छोटे छोटे मेथड्स हैं जैसे कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, इसका नाम है ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन, द डिस्टिलेट इज द डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कोल वुड बर्न्ड इन एब्सेंस ऑफ एयर। इसका नाम देखिए आपने, मैंने सुना हुआ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और ड्राई डिस्टिलेशन। आपने कभी कोयला को जलते हुए देखा होगा। कोयला क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जब आप उसको जलाते हैं तो क्या होता है, बहुत धुआं उठता है, लेकिन एक समय होता है, समय आने के बाद क्या होता है, वो धुआं उठना बंद हो जाता है, फिर वो जलना चालू होता है। देखा होगा आप लोगों ने। तो जो कोयला होता है, हम जब कोयले को टेस्ट ट्यूब में डाल के जब हीट करते हैं तो क्या होगा, एक कोल गैस प्रोड्यूस होती है। जब कोल गैस प्रोड्यूस होती है तो कोयला जो होता है वो जल जाता है और क्या बन जाता है, कोल तार बन जाता है। तो जो प्रोडक्ट है आपका वो क्या है, एक जला हुआ प्रोडक्ट है। इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन।
क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रक्ट हो गया। और इन एब्सेंस ऑफ एयर, इसमें एयर का हम सिलेक्शन नहीं करते, एयर हम यूज नहीं करते, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट इज कंप्रेशन डिस्टिलेशन। ये ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं? नेवी और आर्मी समुद्र में चले जा रहे हैं, बहुत पानी की पीने की समस्या है, तो समुद्र के पानी को हम पीने लायक पानी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन डिस्टिलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हियर द वेपर्स आर कन्वेड टू कंप्रेसर विच कंप्रेसेस इट एंड रेज टू टेम्परेचर 118 डिग्री सेल्सियस। पानी को हम इसमें से कंप्रेस करके डिस्टिलेशन करते हैं। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? इवापोरेटिव डिस्टिलेशन। हियर ईच मॉलिक्यूल इन वेपर फेज ट्रेवल मीन फ्री पाथ एंड गेट कंडेंस्ड इंडिविजुअली ऑन एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम। जो ये मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन है, हम इसको इवापोरेटिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं। ये तीनों ही बहुत छोटी छोटी डिस्टिलेशन मेथड है। मेजरली जो डिस्टिलेशन मेथड है मैं वो आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ये ज्यादातर जो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन है किसके लिए यूज होता है, इसका एप्लीकेशन ध्यान रखेंगे, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन ए फ्रॉम कॉड लिवर ऑयल ऑफ फिश। जो फिश के कॉड लिवर से हम एक ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से हम विटामिन ए एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो कहाँ से एक्सट्रैक्शन करते हैं? मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन मेथड से। और कार्बोहाइड्रेट को अगर हमको प्योरीफाई करना है तो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन मेथड